हेलो स्टूडेंट्स। जब भी हम इंग्लिश के किसी सेंटेंस में आफ्टर शब्द को यूज करते हैं तो इसका प्रयोग तीन तरह से हो सकता है। पहला है एडवर्ब की तरह, दूसरा है कंजंक्शन की तरह और तीसरा है प्रीपोजिशन की तरह। तो आज की इस वीडियो में आइए यही देखते हैं कि आफ्टर को हम एडवर्ब की तरह, कंजंक्शन की तरह और प्रीपोजिशन की तरह कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आफ्टर को एडवर्ब की तरह कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में आफ्टर शब्द को एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है तो ऐसा हम ये जो फ्रेजेस हैं, तीन फ्रेजेस हैं, इनमें कर सकते हैं। जैसे शॉर्टली आफ्टर, लॉन्ग आफ्टर, ए फ्यू डेज आफ्टर। ठीक है, तो इन फ्रेजेस में ये जो आफ्टर यूज किया गया है, ये आफ्टर यहाँ पर एडवर्ब है। तो आफ्टर को आप एडवर्ब के रूप में इन फ्रेजेस में यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है शॉर्टली आफ्टर आई बिगेन टू फील इल। यहाँ पर जो शॉर्टली आफ्टर फ्रेज यूज की गई है, यहाँ पर जो आफ्टर है ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। अगर आप आफ्टर शब्द को अकेला एडवर्ब की तरह यूज करना चाहो तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको आफ्टर को एडवर्ब की तरह यूज करना है तो आपको इन फ्रेजेस में ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे शॉर्टली आफ्टर हुआ, लॉन्ग आफ्टर हुआ या ए फ्यू डेज आफ्टर हुआ, इन फ्रेजेस में ही इनको आपको यूज करना है अगर आप इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह कर रहे हैं। अगर आप इसका प्रयोग अकेला करना चाहते हैं एडवर्ब की तरह तो आप आफ्टर यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आफ्टरवर्ड्स। अब ये एडवर्ब हो जाएगी। जैसे आई एम गोइंग टू डू माई एग्जाम्स एंड आफ्टरवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टडी मेडिसिन। तो यहाँ पर हमने देखिए आफ्टरवर्ड्स यूज़ किया है। हम यहाँ पे अगर आफ्टर यूज कर देते तो सेंटेंस ऐसे बन जाता, आई एम गोइंग टू डू माई एग्जाम्स एंड आफ्टर आई एम गोइंग टू स्टडी मेडिसिन। ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर को आप एडवर्ब की तरह अगर यूज करना है तो किसी फ्रेज में ही आप इसको यूज कर सकते हैं, अकेला आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपको आफ्टर को अकेला यूज करना है एडवर्ब की तरह तो फिर इसकी जगह आपको आफ्टर वर्ड्स यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है आफ्टर को जब हम कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं तो आफ्टर के बाद एक क्लोज हो सकती है और फिर उसके बाद एक और क्लोज हो सकती है। मतलब आफ्टर को जब हम एक कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे तो आफ्टर से एक क्लोज शुरू होगी। ठीक है, जैसे ये आफ्टर है और इसके बाद इसकी एक क्लोज होगी, ये क्लोज होगी। अब उस सेंटेंस में जो दूसरी क्लोज होगी वो क्लोज इसके बाद भी हो सकती है। ठीक है, वो क्लोज यहाँ पर इसके बाद भी हो सकती है और ये क्लोज यहाँ ना होकर शुरू में भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है कि आफ्टर के बाद क्लोज और फिर दूसरी क्लोज। अब ये क्लोज जो है ये आप शुरू में भी लिख सकते हैं। शुरू में लिखेंगे तो ये क्लोज आ जाएगी यहाँ और ये हमारी आफ्टर प्लस क्लोज ये यहाँ रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से जब हम आफ्टर को कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं तो आफ्टर के बाद क्लोज रहेगी। ठीक है, आफ्टर के बाद तो क्लोज रहेगी, वो तो आफ्टर वाली क्लोज है। उसके बाद जो दूसरी क्लोज है वो आफ्टर प्लस क्लोज के बाद भी हो सकती है और आफ्टर प्लस क्लोज के पहले भी हो सकती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर केम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आफ्टर है, आफ्टर के बाद ये क्लोज है। ठीक है, ये इस क्लोज का सब्जेक्ट है द पेशेंट और हैड डाइड ये इसका प्रेडिकेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्लोज है द डॉक्टर केम। यहाँ पे द डॉक्टर जो है ये सब्जेक्ट है इस क्लोज का और केम यहाँ पर प्रेडिकेट है। तो ये हमारी क्लोज फर्स्ट हो गई आफ्टर वाली और उसके बाद ये दूसरी क्लोज हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि ये जो क्लोज है आफ्टर प्लस क्लोज तो एक अलग ग्रुप है। ठीक है, ये कंजंक्शन हो गया आफ्टर और इसके बाद ये क्लोज हो गई। अब जो दूसरी क्लोज है ये यहाँ पे इसके बाद भी लिख सकते हैं और इसी क्लोज को उठा के शुरू में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लोज थी द डॉक्टर केम, इसको उठा के मैंने शुरू में रख दिया। आफ्टर प्लस ये जो क्लोज है ये इसके बाद में लिख दी। तो ये हो जाएगा द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो इस तरह से आप आफ्टर प्लस क्लोज को दूसरी क्लोज के पहले भी लिख सकते हैं और इसके बाद भी लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आप आफ्टर प्लस क्लोज को पहले लिखते हैं और दूसरी जो क्लोज है वो इसके बाद लिखते हैं ऐसे, तो आपको इन दोनों के बीच में कोमा लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कोमा लगा हुआ है। लेकिन अगर आप आफ्टर प्लस क्लोज से पहले कोई दूसरी क्लोज लिखते हैं तो यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको वो कोमा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि आफ्टर प्लस क्लोज, आफ्टर के बाद जो क्लोज है उसमें जिस एक्शन के बारे में कहा गया है वो एक्शन पहले होता है और जो दूसरी क्लोज बच गई वो एक्शन बाद में होता है। जैसे अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं आफ्टर आई वॉश्ड माई हैंड आई टुक माई मील, तो यहाँ पर जो आफ्टर है इसके बाद जो ये क्लोज लिखी हुई है और इसमें जिस एक्शन के बारे में बोला गया है ये एक्शन पहले होगा।
किस एक्शन से? इस एक्शन से जो दूसरी क्लोज में है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अपने हाथ पहले धोए, फिर मैंने अपना भोजन किया। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे, अब मैंने क्या किया, ये क्लोज ज्यों की त्यों है। यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को ध्यान देना, ये क्लोज यहाँ पे ज्यों की त्यों है। मैंने आफ्टर कंजंक्शन को उठा के और इस एक्शन से पहले रख दिया, ये बन गया, देखिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया कि मैंने पहले अपना भोजन किया और फिर मैंने हाथ धोए। तो हमेशा याद रखिए कि आफ्टर के साथ जो क्लोज है उसमें जिस एक्शन को मेंशन किया गया है वो एक्शन पहले होगा कंपैरेटिवली दूसरी क्लोज में मेंशन किए गए एक्शन से। उसके बाद है कि आफ्टर को हम फ्यूचर मीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब आफ्टर को हम फ्यूचर मीनिंग के लिए यूज करेंगे तो देखिए कैसे होगा। आफ्टर होगा कंजंक्शन, इससे पहले आपको यहाँ पे फ्यूचर टाइम शो करना है। अब फ्यूचर टाइम यहाँ पे दिखाने के लिए, फ्यूचर टाइम शो करने के लिए आप या तो जो है शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, या आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी जो है फ्यूचर टाइम के लिए यूज होता है, या फिर कोई मॉडल एक्जुलरी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर से पहले अगर आपको ये केस मिल रहे हैं, क्या क्या, या तो शैल और विल, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, या कोई मॉडल एक्जुलरी। ठीक है, मॉडल एक्जुलरी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पे जो टाइम होगा ये फ्यूचर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये जो आफ्टर होगा ये कंजंक्शन होगा, और इसके बाद जो क्लोज होगी यहाँ पे आप दो टेंस यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट, और एक दूसरा यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल कॉल यू आफ्टर आई कंप्लीट माई वर्क। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आफ्टर कंजंक्शन ये रहा, और इससे पहले देखिए आई विल कॉल यू, यहाँ पे फ्यूचर टाइम है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ आई विल कॉल यू तो इसका मतलब मैं जिस समय बोल रहा हूँ उस समय के बाद में कॉल करूँगा, मतलब उस टाइम के रेफरेंस में फ्यूचर में कॉल करूँगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब मैं कहता हूँ आई विल कॉल यू, तो इसका मतलब मैं कॉल कब करूँगा? आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर आफ्टर से पहले देखिए फ्यूचर टाइम है, तो आफ्टर से पहले फ्यूचर टाइम है, तो इसके बाद देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना होता है हमें। ठीक है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह आप प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में आई विल कॉल यू आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो यहाँ पर ये आफ्टर है, इसके पहले देखिए फ्यूचर टाइम है, तो इसके बाद आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आफ्टर से पहले आपको फ्यूचर टाइम दिखाई दे तो आप आफ्टर के बाद जो एक्शन है उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर को मैं प्रीपोजिशन की तरह भी सेंटेंस में यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर को जब हम प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करते हैं तो आफ्टर के बाद या तो कोई नाउन मिलता है, या प्रोनाउन मिलता है, या कोई नाउन फ्रेज मिलती है। इसके अलावा अगर आफ्टर के बाद कोई वर्ब लिखी हुई है तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगानी होती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वी शैल हैव ए स्विम आफ्टर लंच। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर के बाद लंच लिखा हुआ है, लंच क्या होता है? एक नाउन होता है। तो यहाँ पर जो आफ्टर ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आफ्टर आई वॉश्ड माई हैंड्स आई टुक माई मील। यहाँ पर देखिए आफ्टर है, आफ्टर के बाद क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोज लिखी हुई है। क्लोज कैसे है? ये सब्जेक्ट है इस क्लोज का, और ये यहाँ पे इसका प्रेडिकेट है वॉश्ड माई हैंड्स, ये क्लोज हो गई। तो अगर आफ्टर के बाद कोई पूरी क्लोज लिखी हुई है तो उस केस में ये कंजंक्शन होता है, तो यहाँ पर ये कंजंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये कंजंक्शन है। अब इस सेंटेंस में आप जिस सेंटेंस में आफ्टर कंजंक्शन है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जिस सेंटेंस में आफ्टर को कंजंक्शन की तरह प्रयोग किया गया है और आफ्टर वाली क्लोज का जो डूअर है, आफ्टर के बाद जो क्लोज है उसमें एक्शन का जो डूअर है वही डूअर जो दूसरी क्लोज में एक्शन मेंशन किया गया उस एक्शन का है। तो फिर हम क्या है कि आफ्टर के बाद जो क्लोज है उसको, आफ्टर के बाद जो क्लोज है और उसमें जो वर्ब है उस वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा के और आफ्टर को प्रीपोजिशन बना सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर हमें जो है आफ्टर वर्ड को कंजंक्शन की तरह प्रयोग करना है तो कंजंक्शन की तरह प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? आफ्टर के बाद हमें क्लोज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर कोई दूसरी क्लोज लिखनी पड़ेगी, ऐसे जैसे यहाँ लिख रखी है। तो इसमें क्या है कि ये आफ्टर है, आफ्टर के बाद ये क्लोज है, इस क्लोज में ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रखा है जिसमें दो क्लोज हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज है यहाँ पर, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है यहाँ पर। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज में जो एक्शंस हैं इनका डूअर सेम पर्सन है, ठीक है, सेम पर्सन, तो हम ये जो आफ्टर के बाद जो क्लोज है ये
इसको हम एक फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो वॉश एक्शन हो रहा है इसका डूअर आई है, और यहाँ पर जो भोजन करने का काम है, ठीक है, ये जो एक्शन है इसका डूअर भी आई है, तो सेम पर्सन हो गए ये। तो सेम पर्सन हो गए तो मैं क्या करूँगा कि आफ्टर लिखूँगा, और आफ्टर के बाद जो ये क्लोज है इसको मैं एक फ्रेज में कन्वर्ट कर दूंगा। अब फ्रेज में कन्वर्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, वॉशिंग। मतलब यहाँ पर जो एक्शन है, यहाँ पर जो वर्ब लिखी हुई है, इसको हम यहाँ पर आईएनजी जो वर्ब है ना ये बना देंगे, मतलब इसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है, माई हैंड से लिख देंगे, और उसके बाद ये सेंटेंस हमें कंप्लीट लिखना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल क्लोज है, ये हमें पूरी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो आफ्टर बनाइए, ये जो आफ्टर है ये यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन के रूप में भी आफ्टर शब्द को यूज़ कर सकते हैं। तो आफ्टर के बाद अगर हम मतलब आफ्टर को अगर हम प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो आफ्टर के बाद कोई नाउन, प्रोनाउन या कोई नाउन फ्रेज मिलेगी। अगर नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज नहीं मिलती है तो फिर आपको कोई वर्ब मिलेगी, और उस वर्ब के साथ आईएनजी लगा मिलेगा। तो अगर आफ्टर के बाद कोई वर्ब यूज़ कर रहे हैं आप तो उसके साथ आपको आईएनजी लगाना है, और उस केस में आफ्टर क्या होता है, प्रीपोजिशन होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।